स्टूडेंट्स, अब हम इसका एनटी अभ्यास टेस्ट 76 इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, टेस्ट 76 ये हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इसमें सिर्फ हम जोलॉजी के सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेंगे। बहुत ज़्यादा लेवल पर पेपर नहीं है। अगर हमने थोड़ा सा भी पढ़ा है बहुत अच्छे से, अगर हमारे को रिकॉलिंग हो रही है तो हम इसमें काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए, मैं शुरू कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से, टेस्ट 76 का। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहचानना है। तो देखिए, किसके बारे में? ओपियोइड ड्रग्स के बारे में। इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हमें पहचानना है। तो देखिए, ये पॉपी प्लांट के लेटेक्स से मिलती है। पेपेवर सोमनीफेरम इस प्लांट का नाम है। बिल्कुल ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन है। इट इज़ वाइट ओडरलेस बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड। बिल्कुल सही है। इट इंक्लूड्स हेरोइन, जिसको डाईएसिटाइलेशन से बनाया जाता है। बिल्कुल ठीक है। दे बाइंड टू स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर्स। बिल्कुल सही है। ओनली गलत लग गया यहाँ पर। क्यों? इसके साथ साथ ये जीआईटी पर भी होते हैं। ये अपन एनसीईआरटी में से देख सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में ये हमें लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। तो ऑप्शन 1 में ए करेक्ट आंसर है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सेलेक्ट द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग। ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यूनिटी गिवन बाय किलर टी सेल्स। नहीं, टी सेल्स से नहीं दे करके ये किससे आती है? ये आती है एंटीबॉडीज से। ह्यूमोरल इम्यूनिटी कौन बनाता है? एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ क्या हैं हमें पता है बहुत अच्छे से। एंटीबॉडीज़ ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। क्या होती है दोस्तों? ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो एंटीबॉडीज़ ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी को फॉर्म करती हैं। तब पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। एन एमनेस्टिक इम्यून रेस्पॉन्स टाइम टेकिन नहीं है। क्यों? एन एमनेस्टिक का मतलब होता है रैपिड रेस्पॉन्स। ऐसा कब होगा? जब उस पर्सन को प्राइमरी इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी हो, उस पर्सन में प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स चल चुका हो। तब जैसे ही एंटीजन उसकी बॉडी में दोबारा एंटर करेगा तो फास्ट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ होगा। तब उस रेस्पॉन्स को एन एमनेस्टिक इम्यून रेस्पॉन्स कहते हैं। तो याद रखना है दोस्तों, ये सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स से रिलेटेड है। यानी उस पर्सन को अपन ने या तो वैक्सीनेशन कर रखा है या फिर उसके अंदर प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स को कंप्लीट कर रखा है। तो ये वाला भी रॉन्ग हो गया। एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, बिल्कुल ठीक है। एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है एंटीबॉडी के अंदर। ये अब मैंने एक एंटीबॉडी यहाँ पर बना दी है ना। यहाँ पर ये हैवी चेन, ये लाइट चेन, ये एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, ए बी साइट्स, एंटीजन बाइंडिंग साइट्स किससे मिलकर के बनी है? लाइट और हैवी दोनों से मिलकर के बनी है। तो देखिए, सिर्फ और सिर्फ इसमें डी, सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है तो ऑप्शन हो गया इसमें करेक्ट आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं अब। नॉट द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा इन ह्यूमन फीमेल। सीक्रेट ईस्ट्रोजन एंड रिलैक्सिन। बिल्कुल ठीक है। फैसिलिटेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स टू एम्ब्रियो। बिल्कुल सही है, इसीलिए प्लेसेंटा को डेवलप किया गया है। सीक्रेट ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन यहाँ से नहीं निकलेगा दोस्तों, ये सिंथेसाइज होता है हाइपोथैलेमस में। कहाँ पर होता है? हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस इसका सिंथेसिस करेगा। और रिलीज़ कौन करेगा इसको? तब देखिए, ये रिलीज़ होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से इसको रिलीज़ किया गया। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। तो देखिए, ये आंसर जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्लेसेंटा जो है वो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स
थोड़ा बहुत उसमें सपोर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं अब। इन अ ह्यूमन फीमेल द ड्यूरेशन ऑफ हर मेंस्ट्रुअल साइकिल इज 34 डेज। तो देखिए 34 डेज ये टोटल ड्यूरेशन आ रही है। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ ल्यूटियल फेज? ल्यूटियल फेज की ड्यूरेशन किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होती है, मतलब इसको 15 या 16 डेज ये अपन ले सकते हैं। तो ये मैंने ले ली ल्यूटियल फेज, मेंस्ट्रुअल साइकिल चाहे 20 दिन का हो चाहे 34 दिन का हो। तो देखिए 14 में से 6 मैंने माइनस करे तो ये बचा 8, 2 में से 1 गया ये 18, ठीक है। अब एक ड्यूरेशन ये 14 टू 16 डेज है, अगर मैं इसको 14 ले लूँगा तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। तो देखिए 18 टू 20 डेज है, ठीक है। तो ये ड्यूरेशन ल्यूटियल फेज की 14 से 16 दिन तक हो सकती है ना। इस क्वेश्चन के हिसाब से 14 डेज ये आ रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से क्या आ रहा है 14 डेज। तो देखिए मैं ये एक बार फिर से अरेंज कर देता हूँ। 14 डेज ल्यूटियल फेज के हैं, है ना, बाकी और कोई ऑप्शन इसमें फिट नहीं बैठ रहा है। तो इसको माइनस करा तो ये 20 डेज, ये 20th डे को ओवुलेशन आएगा। फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, एनसीईआरटी के हिसाब से मैंने ये फिगर लिया है 14 दिन का। और ये ड्यूरेशन जिसको हम ल्यूटियल फेज़ या पोस्ट ओवुलेटरी फेज़ कहते हैं, ये किसी भी कंडीशन में मेंस्ट्रुअल साइकिल की ड्यूरेशन का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता, ये हमेशा 14 डेज़ की होती है। तब देखिए दोस्तों करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर ए है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट है अगर हमें फैक्ट पता हो तो। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ रहे हैं अब। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नॉट ट्रू फॉर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम विच इज़ यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग? इट रिकग्नाइजेज पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, बिल्कुल ठीक है। इट इज़ एन एंडोन्यूक्लिएजेज, बिल्कुल सही है क्योंकि सिंगल न्यूक्लियोटाइड नहीं बनाते हैं ये। इट इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम वायरसेस, नहीं, ये बैक्टीरिया से आइसोलेटेड हैं सारे। तो इनके सोर्स क्या हैं? बैक्टीरिया हैं। इट प्रोड्यूसेस द सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड्स इन डिफरेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स। हाँ, अगर कोई एक को अपन ले लेंगे तो एक ही तरह के एंड्स बनेंगे, ठीक है। जैसे इको आर1, 3 हमने डीएनए सैंपल लिए हुए हैं, तीनों में वो सेम तरह का GAATTC, अगर उसको ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मिलता है तो किसी भी तरह के डीएनए में वो इसी तरह के हमेशा पैलिंड्रोम स्टिकी एंड बनाएगा। तो ये G और A से काटता है। तो ये इनकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है कि निकिंग साइट इनकी फिक्स होती हैं। तब ऑप्शन सी जो है वो रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स is used to cure infertility due to very low sperm count in the ejaculates? sperm count बहुत कम है तो artificial insemination suggested होगा या फिर intrauterine insemination suggested होगा। intrauterine insemination का मतलब हमने path of sperm short कर दिया fertilization site तक ताकि fertilization की possibility बन जाए। तब ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। 20 क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव? नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक। इट शुड बी यूज़र फ्रेंडली, बिल्कुल ठीक है। इट शुड बी इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल, बिल्कुल ठीक है, बंद कर देंगे तो उसका इफेक्ट हट जाएगा। इट शुड बी विद नो और लीस्ट साइड इफेक्ट, बिल्कुल सही है। इट शुड इंटरफियर विद द सेक्शुअल डिज़ायर, ये गलत हो गया। तब ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 पर आ रहे हैं अब। क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन अ वेक्टर टेक्स अप फॉरेन डीएनए, when a vector
takes a foreign DNA segment, then it is known as. अगर एक वेक्टर ने अपने साथ, देखिए ये एक वेक्टर, इस वेक्टर ने क्या करा, इसके पास ये दो रेजिस्टेंस साइड्स हैं, यहाँ पर इसने एक डीएनए पीस को अपने साथ अटैच कर लिया। ये फॉरेन डीएनए यहाँ पर उसने को यहाँ पर अटैच कर लिया। अब इसको हम क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, है ना, क्या नाम देंगे इसको, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ये करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23, रीड द फॉलोइंग मैचेस अबाउट कॉर्डेट्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। पेट्रोमाइजोन साइक्लोस्टोमेटा की मेंबर है और एंडोपैरासाइट ऑन सम फिशेस, ये गलत हो गया, ये एक्टोपैरासाइट होती है। बहुत रेयर केस में ये एंडोपैरासाइट हो सकती है जो ना के बराबर है। स्कोलियोडॉन, अ कॉन्ट्रैक्थीस इन विच टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल, बिल्कुल ठीक है। हिप्पोकैम्पस, दरियाई घोड़ा, a cartilaginous aquarium fish known as a seahorse। एक्वेरियम फिश नहीं है ना, एक्वेरियम में सी वाटर नहीं आ सकता, तो ये रॉन्ग हो गई। इक्थियोफिस इज ए लिम्बलेस विविपेरस एम्फीबियन विथ डायरेक्ट डेवलपमेंट। इक्थियोफिस बिल्कुल सही है, लिम्बलेस एम्फीबियन है। इसको हम ब्लाइंड स्नेक इस नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, ब्लाइंड स्नेक। ब्लाइंड स्नेक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी आइज़ जो होती हैं वो परमानेंटली एक थिन स्किन फोल्ड से कवर्ड होती हैं, तब ये देख नहीं पाते, इसलिए ये मड में रहते हैं। तो देखिए हमें इनकरेक्ट मैच को पहचानना है। तो पहला मैंने क्रॉस करा हुआ है ना, एक्टोपैरासाइट। सेकंड बिल्कुल सही है। थर्ड एक्वेरियम गलत हो गया, तो इसलिए ये रॉन्ग हो गया। और फोर्थ इसमें रॉन्ग क्या है, लिम्बलेस तो करेक्ट वर्ड है, ठीक है। अब इसके बाद रॉन्ग क्या है, इसमें लार्वा प्रोड्यूस होगा और ये ओवीपैरिटी भी शो करते हैं, तब उसके अकॉर्डिंग ये रॉन्ग हो गया। तो देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट सेकंड मेरे पास दिख रहे हैं। आई थिंक करेक्ट ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाले हमें पहचानने, तो एक तो फर्स्ट हो गया, ये इनकरेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट है, फोर्थ इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। एम्फीबिया ओवीपैरस होते हैं, है ना, इसमें ये विवीपैरस के लिए लिखा है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ट्रू एंड फॉल्स। द नोटोकॉर्ड इज एन एक्टोडर्मल, ये मीजोडर्मल होना चाहिए था, तो ये तो फॉल्स हो गया। प्लेटीहेलमिंथीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सूडोसीलोमेट, सूडोसीलोमेट नहीं होते हैं, ये भी फॉल्स हो गया। द ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन ओबिलिया इज कॉल्ड मेटास्टेसिस, मेटाजेनेसिस होता है, ये भी फॉल्स है। इन टीनोफोर्स ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व्ड, ये ट्रू है। तो देखिए 3 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू, जहाँ पर भी ये ऑप्शन आ रही हो वो करेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर मार्क कर लीजिएगा। मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 28 देख रहे हैं अब। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू एक्सर्ट्स
द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी रेस्पॉन्सिवनेस। अब देखो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौन कर सकता है? नर्वस टिश्यू ही करेगा। तो बहुत सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज में नहीं घूमना है, हमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड आंसर देखना है। द ब्रूट पाउच इन फीमेल कॉकरोच इज फॉर्म्ड बाय। तो देखिए, फीमेल में आखिरी सेगमेंट वेंट्रल साइड पर 7th होता है, आखिरी स्टर्नम 7th होता है। 8th 9th 7th के बाद 8th और 9th ये अंदर की तरफ चले जाते हैं और अंदर की तरफ जाकर के ये ब्रूड पाउच बनाते हैं। तो दोस्तों 7th 8th और 9th स्टर्नम मिलकर के कॉकरोच के अंदर ब्रूड पाउच बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 पर आ रहे हैं अब। इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ ह्यूमन न्यूरॉन द नोड्स ऑफ रेनवियर आर प्रेजेंट ऑन। कहाँ पर मिलेंगे? एक्सॉन पर मिलेंगे। किस में मिलेंगे? जहाँ पर माइलिन शीथ मिलेगी। तो स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स पर मिलेंगे, बिल्कुल ठीक है। माइलिनेटेड एंड मेडुलेटेड न्यूरॉन्स इस पे मिलेंगे। फिर से देख लेते हैं, ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम इसमें मिलेंगे। ये दोनों लिंक हो गए तो आंसर डी करेक्ट हो गया। ठीक है, सीएनएस में ये मिलते तो हैं, लेकिन हमें याद रखना है वहाँ पर इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस को जोर दिया गया है ब्रेन के अंदर। विथ रेफरेंस टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर रहा हूँ, ऑफ द ह्यूमन ब्रेन विच वन इज एन इनकरेक्ट मैच? थैलेमस, मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। तो देखिए, रिले सेंटर ये इस तरह से काम करता है। एसोसिएशन एरिया रेस्पॉन्सिबल फॉर द कॉम्प्लेक्स फंक्शन लाइक इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। ये भी ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई है एज इट इज़, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल्स रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर reflexes, excitement and urge for eating and drinking। देखो आप, ये हाइपोथैलेमस के पास है, तो ये रॉन्ग हो गया। लिम्बिक सिस्टम along with the hypothalamus is involved in the regulation of sexual behavior and expression of emotions। ये भी करेक्ट है। तब देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 में सही आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 35 पर अब मैं आ रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी मेटाबोलाइट? तो देखिए, शुगर, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन्स, ये कहीं ऑप्शन में हो तो ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होंगे। तो शुगर में यहाँ पर ग्लूकोज एग्जाम्पल है, तो ये प्राइमरी मेटाबोलाइट हो गया। आंसर सी इसके अंदर करेक्ट है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीधा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 मैच द कॉलम का है। साइनोवियल जॉइंट कहाँ होते हैं? कार्टिलेजिनस, फाइब्रस, ये सब हमें पहचानने हैं। तो देखिए, क्रेनियल बोन्स के बीच में फाइब्रस जॉइंट हैं, तो डी के साथ हमें थर्ड मैच करना है, मतलब डी के साथ थर्ड, दो जगह पर है। अब आ जाते हैं, साइनोवियल जॉइंट फ्रीली मूवेबल जॉइंट है, कार्टिलेजिनस जॉइंट स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। कार्टिलेजिनस तो देखिए, बी के साथ फोर्थ मैच करेगा, ए के साथ साइनोवियल जॉइंट रेडियस और अल्ना के बीच में होता है। अब ग्लाइडिंग जॉइंट बचा, तो कार्पल्स की दोनों रोज एक दूसरे के ऊपर स्लाइड या ग्लाइड करती हैं, तब करेक्ट ऑप्शन ए हो गई। यहाँ पर हमें आंसर मिल गया है। 42 देखिए, सेलेक्ट द ऑड वन आउट विथ रेस्पेक्ट टू इंक्रीज और डिक्रीज सीक्रेशन ऑफ हार्मोन। अब देखिए, इंक्रीज या डिक्रीज सीक्रेशन, डायबिटीज़ मेलाइटस, ये हमें पता है इंसुलिन की इम्बैलेंस की वजह से होता है। इंसुलिन अगर ज़्यादा सीक्रेट हो जाए
या सॉरी, इंसुलिन की अगर कमी हो जाए तो ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा देर तक बना रहेगा, तो डेफिशिएंसी से रिलेटेड है ये। क्रेटिनिज्म छोटे बच्चों में थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी से। एडिसन डिजीज़ एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से। ग्रेव्स डिजीज़ ये एक्सेस की वजह से है। तो देखो आप, ग्रेव डिजीज़ जिसको थायरोटॉक्सिकोसिस भी कहते हैं, नोडुलेटेड थायराइड इसमें हो जाती है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है जिससे ज़्यादा थायरॉक्सिन रिलीज़ होता है। तो बाकी 3 ऑप्शन जो है वो डेफिशिएंसी की हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 44। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ हॉर्मोन्स आर लिपिड सॉल्युबल एंड गिव अ फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स बाय चेंजिंग द जीन एक्सप्रेशन। तब देखिए, लिपिड सॉल्युबल हम पहचान लेंगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा। ईस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन और कॉर्टिसोल, एफएसएच, एलएच और टेस्टोस्टेरोन जीन एक्सप्रेशन को चेंज करते हैं, ये भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। एफएसएच, एलएच और टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन और ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और ऑक्सीटोसिन। तो देखिए यहाँ तो ये मिसमैच ऑप्शन आ रही हैं। ये दोनों ग्लाइकोप्रोटीन है, यहाँ पर ऑक्सीटोसिन भी प्रोटीन है, ऑक्सीटोसिन भी पेप्टाइड या प्रोटीन है। तो एक ही में लिपिड सॉल्युबल कंडीशन आ रही है, तब ऑप्शन ए जो है वो अपने आप करेक्ट हो गई। बस हमें एंजाइम हॉर्मोन्स की केमिकल नेचर को थोड़ा सा याद रखना है, तो हम अपने आप करेक्ट आंसर मार्क कर देंगे। अब देखिए, अबाउट एक्स वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज़ फिल्टर्ड बाय द किडनी पर मिनट ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन। ये जो ब्लड फिल्टर किया जा रहा है इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। ये 125 ml पर मिनट होती है। इससे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इतनी स्पीड से बनाया जाता है। यूरिन फॉर्मेशन टू फॉर्म y amount of filtrate in the वोमन कैप्सूल पर मिनट। देखो अब GFR, ये y यहाँ पर मैंने वैल्यू लिख दी, y जो है वो GFR है। अब x का मतलब क्या है? इसका मतलब है रीनल ब्लड फ्लो। रीनल ब्लड फ्लो कितना होता है अप्रॉक्सीमेट मैं बता रहा हूँ। रीनल ब्लड फ्लो कितना होता है? ये 1/5 ऑफ कार्डियक आउटपुट होता है। कार्डियक आउटपुट कितना है? 5 लीटर। 5 लीटर का 1/5 कितना है ना? तो 1100 ml के आसपास होता है। तो देख लीजिए दोस्तों, ये आंसर कहाँ पर आ रहा है अप्रॉक्सीमेट? ये यहाँ पर आ रहा है। तो 20 में करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, कॉम्बिनेशन के साथ। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज़ फाउंड इन द एल्वियोलाई विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब HbO2 का बनना एल्वियोलाई में किस वजह से होगा? हाई H+ कंसंट्रेशन, ये तो एसिडिक नेचर हो गई। एसिडिक नेचर कब होती है? जब CO2 ज़्यादा होती है। CO2 ज़्यादा कहाँ होती है? टिश्यूज़ में या अवे फ्रॉम द एल्वियोलाई होती है। हम यहाँ पर एल्वियोलाई से रिलेटेड बोल रहे हैं, तो ये उसका बिल्कुल उल्टा लिखा है। लो PO2, एल्वियोलाई में तो हाई PO2 होती है। हाई PCO2, ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं, ये एक दूसरे से लिंक्ड हैं। तब लो टेम्परेचर, फ्रेश एयर जो एंटर कर रही है उसका टेम्परेचर कम है, तो ये सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गई। क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज फाउंड इन दी, ये रिपीट हो रहा है ना? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स कैन बी कंसिडर्ड एज होमोलोगस ऑर्गन्स और एग्जाम्पल्स ऑफ होमोलॉजी। ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट्स, बिल्कुल सही है, सेरिब्रम के साइज़ को लेकर के हम होमोलॉजी डेवलप कर सकते हैं। हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स, यहाँ भी ठीक है ना, सेम मसल्स टिश्यू से मिलकर के बना, लेकिन चेम्बर को लेकर के हम होमोलॉजी बता सकते हैं।
फोर लिम्स ऑफ मैमल्स, बिल्कुल ठीक है, सबकी स्ट्रक्चर अंदर की सेम है, तब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो गया। तो होमोलॉजी इन सब को लेकर के अपन बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 को मैं बता रहा हूँ अब। मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोटीन्स आर ड्यू टू टर्शरी स्ट्रक्चर। क्यों आंसर रहेगा, याद रखना है, जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सब टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। तो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ का रेगुलेशन एंजाइम्स ही कर सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 74। होलो एंजाइम इज़ कंपोज्ड ऑफ, देखो होलो एंजाइम का मतलब एक तो को फैक्टर होना चाहिए और उसके साथ साथ एक एपो एंजाइम होना चाहिए। तो को फैक्टर नॉन प्रोटीनेशियस होगा, इन दोनों को मिला करके होलो एंजाइम नाम देंगे। तो देखिए पहली ऑप्शन ही बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, ये पहली ऑप्शन सही है। 75th देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, बिल्कुल सही है। PCR एंड ELISA टेक्निक्स दैट सर्व द पर्पज ऑफ इजीली डायग्नोसिस, बिल्कुल ठीक है। रिकॉम्बिनेंट DNA थेराप्यूटिक इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्सेज, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्स तो कोई फॉरेन प्रोटीन या कंटेंट जब ब्लड में जाएगा तब होगा। ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ द पोलियो वैक्सीन, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर रॉन्ग हो गई। क्वेश्चन नंबर 77 को मैं बता रहा हूँ अब। BOD वैल्यूज़, देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी पूछा जा चुका है, आई थिंक सेम क्वेश्चन है। BOD वैल्यूज़ दी गई है, दो यहाँ पर सैंपल हैं, 4 सैंपल हैं, ABCD। सैंपल ए की 5, BOD वैल्यूज़ यहाँ पर दी गई हैं। सैंपल ए की 5 है BOD, सैंपल बी की 12 है, सैंपल सी इसकी 2 वैल्यू दी गई है, सैंपल डी की 7 है। तो देखिए जितनी कम BOD उतना कम ऑक्सीजन कंजम्पशन, उतना कम ऑर्गेनिक मैटर उस वाटर में, यानी उसका पोल्यूशन लेवल बहुत ही कम। तो अगर मैं सबसे कम पोल्यूटेड देखूंगा तो सी मिलेगा, उससे थोड़ा ज़्यादा ए है ना, मतलब सी सबसे प्योर है, सी के बाद ए के बाद डी, इसके बाद बी, CADB, ये ऐसे चलेगा। विच ऑफ द अबव गिवन सैंपल विल हैव द लीस्ट नंबर ऑफ डेफनिया। अब देखिए डेफनिया थोड़ा बहुत उसको ऑर्गेनिक कंटेंट चाहिए, ठीक है। तो प्योर वाटर में जिसका BOD सबसे कम हो उसमें वो देखो एक बार फिर से, डेफनिया, साइक्लोप्स और डेफनिया ये क्रस्टेशियंस हैं और क्रस्टेशियंस आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स हैं, हमें पता है। अब ये एक फ्रेश वाटर इंडिकेटर है, डेफनिया क्या है, फ्रेश वाटर इंडिकेटर। तो किस में नहीं मिलेगा, जिसमें पोल्यूशन सबसे ज़्यादा होगा। तो देखिए इसमें डेफनिया नहीं होगा। ये क्वेश्चन अगर ट्यूबीफैक्स को लेकर के भी पूछा जाए तो भी इम्पॉर्टेंट है, पैरामीशियम को लेकर के पूछा जाए तो भी सेम आंसर रहेगा बी। तो देखिए जिसमें BOD सबसे ज़्यादा, उसका पोल्यूशन लेवल सबसे ज़्यादा, उतनी लाइफ फ्रेश वाटर इंडिकेटर्स की कम से कम उनके अंदर पॉसिबिलिटी। अब देखिए एट अ पर्टिकुलर लोकस द फ्रीक्वेंसी ऑफ A एलील इज 0.6,
ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है 0.6 एंड दैट ऑफ ए इज 0.4. What should be the frequency of heterozygotes in a random mating population at equilibrium? यानी हमें 2AA इसकी फ्रीक्वेंसी को बताना है। तो बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है। इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 0.48। दोस्तों ये करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं एक बार सॉल्व कर देता हूँ। ए कितना दिया है 0.6, स्मॉल ए कितना दिया है 0.4। तो देखिए इसको जब अपन सॉल्व करते हैं तो 0.48, तो ऑप्शन डी इसके अंदर करेक्ट है। हार्डी विनबर्ग का बहुत सिंपल सा डायरेक्ट या ओरल क्वेश्चन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 85। एन ऑर्गेनिज्म यूज्ड एज बायो फर्टिलाइज़र फॉर रेजिंग सोयाबीन। सोयाबीन तो राइजोबियम से ही डेवलप हो सकती है। राइजोबियम हमारी लोकल सॉइल में नहीं है। राइजोबियम कोटा या एमपी में बहुत ज़्यादा है सॉइल में, इसलिए वहाँ पर सोयाबीन क्रॉप ली जा सकती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 90। ह्यूमन एवोल्यूशन से रिलेटेड हमें करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। द फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग द होमिनिड वॉज होमो इरेक्टस। होमो हैबिलिस थे। द निएंडरथल मैन वॉज विद अ ब्रेन साइज ऑलमोस्ट इक्वल टू द मॉडर्न मैन। बिल्कुल ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन भी यही है। ड्यूरिंग आइस एज 1 lakh to 40,000 ईयर्स अगो होमो सेपियंस अरोज। आइस एज में तो होमो सेपियंस तो उससे पहले ही डेवलप हो चुके थे। तो देखिए आप, ये रॉन्ग हो गया, ये डी ऑप्शन मैच नहीं कर रही है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। दोस्तों ये मैंने एनटीए टेस्ट 76 इसको आपको डिस्कस किया और इसके सिर्फ और सिर्फ ज़ूलॉजी पार्ट को मैंने आपको समझाया है। तो सिर्फ ज़ूलॉजी के सॉल्यूशंस पेपर की रिव्यू के हिसाब से पेपर ठीक है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस देखिए जो मैंने लिए हैं वो सिलेक्टेड हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो डायरेक्ट हैं, 15-20 क्वेश्चन इसमें डायरेक्ट हैं। अगर हमें एनसीईआरटी के फैक्ट्स याद है तो हम सीधे से उनको मार्क कर सकते हैं। जो डिस्कस करने लायक हैं वो अपन ने